अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अफजाल रेहान साहब। और अफजाल रेहान साहब के साथ हम हालात हाजरा पे गुफ्तगू करना चाहेंगे। क्या हाल है रेहान साहब, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रेहान साहब, हम शुरू करेंगे इसराइल फलस्तीन के मामले से। जी। आजकल सारी दुनिया इस मामले की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसराइली फ़लस्तीन पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, और सारी दुनिया इसके खिलाफ आवाज़ उठाती नज़र आ रही है। लेकिन प्रैक्टिकली हमें इसमें कोई प्रोग्रेस होती हुई नहीं नज़र आ रही, बल्कि ये जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपका इस सारे मामले के ऊपर क्या तजिया है? सबसे पहले आपका थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। दूसरी बात ये मैं कहनी चाहूँगा कि ये इस वक्त वाकई पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा ख्याल है और गम गुस्सा है कि फ़लस्तीन में, गजा में जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बड़ी तकलीफ दह बात है। और इस पे पूरी दुनिया में, मतलब इधर ही नहीं, इवन के वेस्ट में भी आप देखें, अमेरिका में भी, इवन के जूस भी हैं, वो भी उनकी भी रैलियां निकली हैं, जुलूस के। ये इंसानी तबाही नहीं होनी चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी जंग को खत्म होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा इश्तिहाल में पेश किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी सच्चाइयाँ सामने नहीं आती हैं। हमारा जो मीडिया है, मैं इसका बहुत ज़्यादा नाकद हूँ। हमारा मीडिया जो पिक्चर देता है, इसमें कुछ कलाम नहीं है कि लोग मरे हैं, बेगुनाह लोग मरे हैं, लेकिन उसकी रीज़न क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। अब एक हमारे लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा सवालात उभरते हैं कि इतना अगर जुल्म हो रहा है इतना, तो क्या वजह है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, वेस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो डेमोक्रेटिक हैं, जो ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं, पूरी दुनिया में जो दुहाई देते हैं कि कहीं भी एक इंसान पे भी वो बिलबिला उठते हैं, वो इतना ह्यूमन राइट्स का मानने वाले, उनके लिए लड़ने वाले, वो क्या वजह है कि इसराइल के पीछे क्यों खड़े हैं? वो इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं? ये क्वेश्चन है या नहीं है? हमारे आम बिल्कुल। आम लोगों के दिनों में ये क्वेश्चन जरूर आता है। मुझे कई लोग पूछते हैं कि वेस्ट जो है वो तो इंसानी कदरों का, इंसानी जानों का, इंसानी हकूक का इतना रिगार्ड रखता है, तो क्या वजह वो इसराइल के पीछे खड़ा है? और यूरोपियन कंट्रीज भी सारे, कनाडा भी, और सबसे बढ़ के अमेरिका भी। लोगों को ये समझ नहीं आती है। मैं समझता हूँ कि ये एक पॉइंट ऐसा है जिसको अगर समझ लिया जाए तो कई गलतफहमियां, नफरतें आज खुद दब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सबसे पहली बात यह, मैं इसमें सबसे बड़ा जो घटिया रोल है वो हमारे मीडिया का है। हमारा मीडिया जो कुछ हमारे अवाम को पेश करता है, देखें उधर वेस्ट में एक खूबी है, वो जो फलस्तीनियों ने कहना चाहिए, हमास कहना चाहिए, क्योंकि फलस्तीनी, आम फलस्तीनी जो है उसका ये सारा क्या धरा नहीं है। एक देखे दहशत गर्द ग्रुप होता है, वो कार्रवाई कर डालता है, वो पूरे कौम पे मड़ी जाती है। आपको मालूम होगा यहाँ भी ये जब वो अलकायदा, जिसको अमेरिका ने बड़ी जद्दोजहद से खत्म किया, वो जब उसका तूती बोलता बोलता था, और असामा बिन लादेन और अफगान जहाद के बाद जिस तरह वो उठे थे, तो वो एक ग्रुप था। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया के मुसलमान ही ये काम कर रहे हैं, हालांकि मुसलमान तो नहीं कर रहे थे, वो एक ग्रुप था जो कर रहा था। तो क्या है कि ये कौम का नाम इस्तेमाल होता है, फलस्तीनी सारे ये भयानक रोल नहीं अदा कर रहे, लेकिन मारे वो जाते हैं। अब करने वाला कोई है? लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमास क्या है, उसका एजेंडा क्या है, उसका मकसद क्या है, बनाए जाने का मकसद क्या था, और वो किस प्रोग्राम को लेकर चल रही है। हमारे लोगों को ये मालूम नहीं है, वेस्ट को ये मालूम है। नंबर टू, ये जो मौजूदा तबाहकारी हुई है, मैं आपकी वसातत से ये बात वाजह करना चाहता हूँ अपने देखने वालों के लिए, या अपनी खास तौर मैं चाहता हूँ मेरा अपनी मेरी कौम तक ये पैगाम जाए कि हकीकतें खुद तलाशें। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज तो बंदा थोड़ी सी मेहनत करे तो सच्चाई तक पहुंच जाता है कि असलियत क्या है। हमारा जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मैं उसमें ये कई बातें हैं, मैं जंग में लिखता हूं, लेकिन मैं वहां नहीं लिख सकता, कुछ बहुत ज्यादा बातें नहीं लिख सकता। इसी तरह आप देखें कि ये खराबी पैदा क्यों हुई, क्या बुनियाद थी। तबाही तो सबको नजर आ रही है, मैं आपके बिल्कुल सवाल से एग्री हूँ। तबाही सबको नजर आ रही है कि बहुत लोग मर रहे हैं, उनका रोज फिगर बढ़ता है जितने मारे गए। लेकिन हमें कोई भी खराबी होए फजान साहब, हमें उसकी हमेशा रूट पे जाना चाहिए कि ये खराबी आई है, ये बर्बादी हुई है, तो इसकी रूट क्या है, इसकी वजह क्या है। जब तक आप वजह नहीं ढूंढेंगे, आप उसका आगे फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में, या उसका असर क्या निकलेगा या नताइज क्या निकलेंगे, उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं मानता हूं ये तनाजा आज पैदा नहीं हुआ, मानता हूं ये सदी का तनाजा है, मानता हूं कि 47 में पाकिस्तान बना और 48 में इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत क्याम हुआ। उसके बाद जब एक बात अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हो रही थी, हो गई थी,
तो चाहिए तो ये था कि मिल बैठ के उस मसले को हल कर लिया जाता कि ठीक है, जियो और जीने दो की पॉलिसी अपना ली जाती। हमारे लोग ये बिल्कुल भूल जाते हैं। बात अब जितनी चाहूं फैलाता जाऊंगा, हमारे लोग ये बिल्कुल एक ही बात करेंगे, जी देखें जी वहां वो तो फलस्तीन था, इसराइल तो था ही कोई नहीं, तो क्यों कायम किया गया। वो इसकी पूरी हिस्ट्री को नहीं जानते होते, जूस का इस खित्ते से क्या ताल्लुक है इसको भी नहीं जानते होते। सदियों पुराना मतलब पैगंबरों का, सब पैगंबरों की जो हैसियत है या उनका एहतराम है या रिगार्ड है, बदकिस्मती ये है कि वो भी सारा फलस्तीनियों के खाते में डाल दिया जाता है। हालांकि देखें, इसराइल जो है, बनी इसराइल, इसकी लोगों को हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। पैगंबरों का जो सिलसिला है वो उसका उसके साथ फलस्तीनियों का कोई नाता नहीं है। फलस्तीन का लोगों को पता ही नहीं फलस्तीन का लफ्ज कहां से आया है, फलस्तीनी कौन लोग हैं। क्या किसी ने कभी मालूम करने की कोशिश की फलस्तीनी कौन लोग हैं, ये कब मुसलमान हुए थे, इनका कोई किसी नबी पैगंबरों के साथ कोई रिश्ता को नाता, ये तो यूनानी नस्ल है उधर से आके। फलस्तिया एक इलाका है, यानी आप कह लें कि गजा का एक छोटा इलाका था जो फलस्तिया कहलाता था। हिस्ट्री में आप जाएं तो आप गजा की कह लें। मकसद ये है कि हम लोगों ने एक चीज जानी हुई है जो हमें हमारे दिमागों में घोल के डाल दी जाती है कि जी मुसलमान और दूसरा जो है वो यहूदी है या काफिर है या गैर मुस्लिम है। हम इस बुनियाद पे जब सोचेंगे तो हम सच्चाई पे कभी नहीं पहुंच सकेंगे। मैं लोगों को इन दिनों बहुत ये बताता हूँ, भाई मैंने अपने प्रॉफिट से, अपने पैगंबर से जो सीखा है वो ये है कि आप जनाब के पास एक मुकदमा गया जिसमें एक यहूदी था और एक मुसलमान था, उनका तनाज़ा हो गया। वो यहूदी भी और दोनों आगे पेश हुए हमारे आका के पास। आका हमारे ने दोनों का मौकफ सुना और उन्होंने सच्चाई पे जब देखा कि यहूदी सच्चा है तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कलमा गो मुसलमान है तो लिहाजा मैंने तो इसकी फेवर करनी है। हमारे आका ने जो हमें तालीम दी है, देखिए जो उन्होंने फैसला दिया वो ये था कि यहूदी जब सच्चा साबित हुआ दलील में तो उन्होंने यहूदी के हक में फैसला दे दिया। उसके बाद मुसलमान ने सोचा कि शायद आका मेरी हिमायत नहीं कर पाए मुसलमान होने की, तो मैं शायद उमर से फैसला करवाता हूँ। मतलब कि वो आगे मैं बात में नहीं जाता फिर क्या हुआ। मैं तो सिर्फ इतना बयान करना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों को चाहिए कि कम अज कम किसी और की नहीं मानते या किसी और का तर्ज अमल नहीं उनको जचता लगता, तो अपने आका, अपने होली प्रॉफिट की के फैसलों को या उनके नुक्ता नजर, उनका तर्ज अमल क्या था इसको देख लिया करें। उन्होंने सच्चाई को देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुसलमान है तो मैंने इसकी फेवर करनी है और ये यहूदी है या हिंदू है या काफिर है तो मैंने मुखालफत करनी है। ये बात नहीं है। काश ये मुसलमान इस नुक्ते को समझ जाएं तो बहुत ज्यादा इशूज हल हो जाएंगे। हमारे यहाँ सोच के जाविये ही दूसरे हैं कि हमने मुसलमानी की। मैं एक शख्स हूँ जो रिसर्च करता हूँ, हर चीज को देखता हूँ, तो मुझे मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मुझे आप जैसे जो मुझे कहते हैं कि रेहान साहब आप क्यों अनपॉपुलर होते हैं, आप पॉपुलर रवैया अपनाएं, मुसलमानों की फेवर किया करें, हर बात में कहीं मुसलमान सच्चे हैं। आपको देखे सारे लोग कितनी आपकी इज्जत करेंगे, आपको सरांकों पे बिठाएंगे। आप बैठ जाते हैं अलग ही मौकफ लेके और सच्चाई को और परख पे बैठ जाते हैं कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। अब इस तरह करेंगे तो फिर मुसलमानों की आप हमदर्दियां नहीं हासिल कर सकेंगे। मैं कहता हूँ भाई मुझे ऐसी हमदर्दियां नहीं चाहिए जो झूठ पे मबनी हो। लिहाजा मैं तो ये चाहता हूं कि सच्चाई जो है उससे आगे कोई चीज नहीं है। सच्चाई ये है कि मुझे पड़ताल करनी चाहिए एक एक चीज की। अब देखें एक चीज है वो 5 सदी से चली आ रही है, तनाजा जंगें हुई, उनका जब क्याम हुआ तो इन लोगों ने पहले भी कई अपनी बहसों में बता चुका हूं कि 48 में इसराइल कायम होता है और 48 में ही मुसलमान जो हमसाया मुल्क थे उन्होंने, फलस्तीनियों ने मिल के सब ने उस पर हमला कर दिया। और आप देखें उसमें मिस्र जैसा एक तगड़ा मुल्क भी शामिल था हमलावर होने वालों में। उसमें सीरिया शामिल था, शाम, उसमें लबनान शामिल था, उसमें जॉर्डन उर्दन शामिल था, उसमें इराक शामिल था। यानी ये 5 कंट्री आप देखें यकबारगी बिल्कुल नए निप द इविल इन द बड, अभी कायम हो रहा है तो हमला कर दिया। और पता नहीं वो क्या चीज थी, क्या ताकत थी जिसने इतनी बड़ी ताकतों को भी शिकस्त दिलवाई और नाकाम हुई और इसराइल उसमें जंग में को जीत गया। बल्कि उल्टा उसने जो ये उसको खत्म करना चाहते थे उनके कई एरियाज जो हैं वो इसराइल के कब्जे में चले गए। तो बात यह कि ये तनाज़ा चलता आ रहा है। उसके बाद जिस तरह दहशत गर्दी शुरू हो गई, खुद कुछ हमलों की एक तवील दास्तान है। यासर फात जो है ना वो अमन की तरफ बहुत बाद में आया था, पहले उसने जोर आजमाई की थी दहशत गर्दी की। और वो तो गुरीला वार का लफ्ज सुना होगा आपने। ये गुरीला वार जो है इसमें यासर फात के गुरीले होते थे जो इसराइलियों पे, यहूदियों को जहां देखते थे मार डालते थे। मिसाल के तौर पे एक बस जा रही है जूस की, इसराइलियों के बच्चों को लेकर स्कूल जा रही है, एक दहशतगर्द मुसलमान उसमें दाखिल होता है, वो उस बस को फोड़ देता है
और हमारे यहाँ उसको शाते कहा जाता था, फदाई हमला किया है। यानी वो उस वक्त तो कोई वो बच्चे नहीं थे, क्योंकि वो यहूदियों के बच्चे थे। वो पूरी बस उड़ा दी, सारे बच्चे मर गए, और कहा अगले दिन जश्न मनाया जाता था कि जी वाह, हमने इतने यहूदी उड़ा दिए हैं, हमने ऐसे कर दिए। तो ये सोच है, साइकी है। 9/11 हुआ तो हमारे यहाँ जश्न नहीं मनाया गया कि वाह जी 3,000 या इतने हजार हमने वो अमरीकी मार डाले हैं। तो ये सोच साइकी जब तक नहीं बदलेगी फुजान साहब, तब तक लोगों को चीजें समझ नहीं आएंगी। आपने जो सवाल किया है, मैं उस पर आऊं कि ये हमें दुख है, बहुत दुख है कि कोई भी मासूम इंसान जब मरे, किसी का भी हो। मैं तो एक बकरी का बच्चा, मैं कहता हूँ कि चिड़िया का बच्चा भी हो, उसकी भी तकलीफ होती है, नींद नहीं आती, सुकून नहीं, अगर उसको भी अजियत में देखे। पता नहीं लोग कैसे छुरियां चला लेते हैं, कर लेते हैं। इस दुख के साथ हमें यह भी देखना है कि इसकी कारण क्या बनी थी, इसकी बुनियाद क्या है, वजह क्या हुई थी। वजह यह हुई थी कि 7 अक्टूबर को उनका यौम कपूर था, ईद कह लें, रोजों के बाद जैसे होती है, और 7 का दिन था। यकबारगी ये दाखिल हुए हमास के गुंडे या बदमाश या मिलिटेंट, और उन्होंने वहां जो हथे आया, जो सामने आया, बस भून डाला है। कुछ को पकड़ लिया और कुछ को मार डाला। और हत्या के वहां कंसर्ट हो रहा था, आपको मालूम होगा, वहां लड़के लड़कियां नौजवान वो जश्न खुशी का गा रहे थे, मना रहे थे। तो वहां भी जो सामने आए वो भून डाले गए। और फिर 20 मिनट में या आधे घंटे में 5,000 राकेट जो है वो इसराइली शहरों पे, आबादियों पे, घरों पे, रिहायशी जगहों पे मारे गए। और जहाँ मरते हैं वहां फूल तो नहीं, वहां आग लगती है, लोग मरते हैं। इसराइलियों ने अपने घरों में मोर्चे अपने घर के अंदर बनाए हुए हैं कि किस वक्त हम पे हमला हो। मैं तो एक मुसलमान कौम का एक फर्द हूँ, मैं चाहता हूं कि अपनी कौम को जस्टिफाई करूं, उनको सच्चा कहूं, लेकिन इंसाफ मेरा जमीर भी तो है। अब ये हमले, इनका क्या जवाब था? मैंने पीछे भी एक इंटरव्यू में बात हो रही थी, मैंने कहा कि 7 को ये हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 तारीख को क्या इशू था, 5 को क्या था, 4 को, 3 को कोई इशू हुआ क्या? इसराइल ने कुछ शरारत की थी? कुछ हुआ था? ये तो प्लानिंग थी। कई लोग कहते हैं 2 साल, मैं कहता हूं जब से हमास ने कब्जा किया है, और अल फतह को, जो यासर फात की और महमूद अब्बास की एक तंजीम है अल फतह PLO, जो असल, जो आप कह लें कि उन्होंने अमन मुआदे किए थे और उन्हीं की वजह से अमन, वो मैं आपको बता रहा था ना कि एक जमाने में यासर फात की भी सोच वही थी, दहशतगर्दी वाली। फिर जब वो सारे धक्के खाए, उनके मारते थे वो, बदले वो भी मारते थे, तो आखिर उसको होश आई, समझ आई कि अमेरिका सही कहता है, मिलके हम प्यार मोहब्बत से जो चीजें हो जाती हैं ना, वो लोगों को खून खराबा करके नहीं मिलती हैं। तो वो जब अमन की तरफ आया तो इनको बहुत सारा इलाका भी मिल गया, इनके खिते भी मिल गए, इनको हकूक भी मिल गए, और ये चीज आगे बढ़ रही थी। आप देखें ना, इजिप्ट का प्रेसिडेंट था अनवर सदात, उसने भी मुआदा किया था, बड़ा मशहूर है, जो 79 में हुआ था, कैंप डेविड। तो उसको भी इतना बहुत बड़ा एरिया है सनाई का, सराय सीना का, जो जहां वो तूर पहाड़ है, जिसपे वो जूस वाले दावा रखते हैं कि चीज हमारे लिए वो मुकद्दस है, क्योंकि मूसा जो है उनको वहीं पे वो सारा सारा तुरात में और हमारे कुरान में भी बहस। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पस मंजर है, ये अमन की तरफ बढ़ रहे थे। अब हमास जो है वो, उसका खमीर ये है, वो तो यासर फात बड़ी मुश्किल बचा था उनसे, वो उसको भी मार डालने लगे थे, उनके घर को आग लगाई, इन्होंने बहुत अल्फता के लोग मारे थे। और मेरे सामने, मैं तो चूंकि बचपन से ही पढ़ता आ रहा हूँ तफसील, एक एक चीज वाकया मेरे सीने पे नक्श है कि कब क्या हुआ। इन लोगों ने पुरानी मनसूबाबंदी थी कि कब हम तगड़े हो जाएं, कैसे करके तो ऐसा एक वार करें इसराइल पे जिससे तबाही फैल जाए। अब हालात जैसे जा रहे थे, कुछ अमन सलामती हो रही थी, और बहुत तवक्को की जा रही थी कि, क्योंकि मुसलमान ममालिक में सबसे जो उनको लीड कर रहा है वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब जो है वो अमन की तरफ जा रहा था, और ये बातें पूरे मीडिया में, पूरी दुनिया में, खुद सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि हमारे गुफ्तगू चल रही है, हम जल्दी इस तरफ पहुंच रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, जियो और जीने दो की जिंदगी की तरफ आ जाएं, हम उनको जीने दें, वो हमें जीने दें, लड़ाइयां खत्म करें। तो ये सोच बहुत स्ट्रांग हो गई थी। इन हालात में ये एक उनकी तो बैकग्राउंड और थी हमास वालों की, क्योंकि वो अखवान के जेर असर बने, अखवानुल मुस्लिमून ने भी बहुत तबाहियां की थी इजिप्ट में, तो ये उन्हीं के जेर असर आगे ये 87 में ये इसकी तश्कील हुई। शुरू में जो भी हुआ, इन्होंने 1 साल मतलब हुक्मरानी की, उसके बाद इन्होंने वहां अपने जो कोलेशन में थे PLO के लोगों को मारा। उसके बाद मेरा कहना यह है कि इन्होंने वहां सुरंगें बनाई हुई हैं, इन्होंने वहां बेस हॉस्पिटल के जो बेसमेंट हैं उनके अंदर असला और बारूद रखा हुआ है, और वहां से रॉकेट बरसाते थे और सारा कुछ ये सिलसिला। तो ये प्लानिंग इनकी लंबी थी, पहले की थी, और इन्होंने प्लान हम तो समझ के हमला किया, इसराइल के अंदर घुस के लोगों को जाके मारा,
और कोई 1400 के करीब उनके बच्चे बूढ़े जवान मार डाले एक दिन में। तो ये है सारी बैकग्राउंड जिसकी वजह से अब वो आए हैं। अब उनका मुतालबा, अब ये जंग, बाकी मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन उनका मुतालबा सुन ले क्या है। उनका मुतालबा ये है कि इन्होंने हमारे बेगुनाह लोग किडनैप किए हैं। आपको पता है किसी को अगवा करके ले जाना ये दुनिया के हर कानून के मुताबिक कितना बड़ा भयानक जुर्म है। किसी को अगवा करके ले जाना, कोई हक नहीं पहुंचता यार किसी को पकड़ के ले जाए कि हम अगवा करके ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा इन्होंने हमारे लोग जो 240 हैं जितने भी जरमाली बनाए हुए हैं, और उसमें सिर्फ इसराइली नहीं, अमरीकी भी हैं, उसमें और कंट्रीज के भी हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के भी हैं। वो पहले वो तो हमें छोड़ें, वो छोड़ ही नहीं रहे। दूसरे नंबर पे जिन लोगों ने हमला किया, क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने जाके बच्चे मारे हैं उनके मारे हैं। तो ये सारा खेल इस तरह है कि ववेला करते जाओ, बच्चे मरते हैं तो आम आवाम के मरते हैं, अपने उनके जो लीडर हैं हमास के वो तो कतर में रह रहे हैं, उनके अपने बच्चे, उनके लंबे चौड़े बैंक अकाउंट है। पिछले दिनों मैं सारी तफसील देख रहा था कि हानिया इस्माइल हानिया जिसको लीडर बना के पेश किया जाता है, उसके अकाउंट में $4 अरब मालियत उसके पास है। यानी इतना पैसा आता है फलस्तीन के नाम पे, और सबसे ज्यादा फलस्तीनियों को इमदाद देने वाला अमेरिका है, और इतनी रकूम लेते हैं। और वो रकूम जो है वो आप देखें कि वो उनका क्या अवाम तक क्या पहुंचता है और क्या तमाशा बना है। तो ये लोगों को ये सारी, अभी देखें उन्होंने जो भी हालात है वो पहुंचे हैं हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ मीडिया ने वो नहीं दिखा रहा, वेस्टर्न मीडिया में वो सारी चीजें आ रही हैं कि हॉस्पिटल के अंदर वो तहखाने भी दिखा रहे हैं, वो उनमें रखे हुए बारूद भी दिखा रहे हैं, उनमें असला भी दिखा रहे हैं, उनकी वर्दियां भी दिखा रहे हैं, चीजें भी। हमारा मीडिया तो बिल्कुल ऐसे इस तरह पेश करता है कि जैसे बात जी वो तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बरामद। मतलब कि हमारे यहाँ नेगेटिव जो चीजें हैं, हमारे अवाम, मैं कहता हूँ हमारे अवाम इतने बुरे नहीं है, असल जो है ना उनको फीड गलत किया जाता है। अगर यहाँ आजादी इजहार हो, यहाँ खुल के चीजें लोगों को बताई जाए तो इश्तियाल नहीं हो। अब 57 मुल्कों का जो OIC है उसने कॉन्फ्रेंस की है, तो आप देखें वो क्या करें। लोग कहते हैं जी कॉन्फ्रेंस वालों में क्यों नहीं करते। मैं ये बात तो खत्म ही नहीं होगी, आपका एक सवाल पे सारा इंटरव्यू गुजर जाएगा, लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको यही छोड़ता हूँ, आप आगे और सवाल पूछें। नहीं सर, इसमें एक दो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस आप वीडियो की बात करें, जो खास तौर पे भी अस्पताल पे इन्होंने हमला करना शुरू किया है, और मैं समझता हूं कि ये जुल्म की वाकई इंतहा है कि आप अस्पताल के ऊपर हमला कर दें। उसकी बुनियाद वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास प्रूफ है वीडियो की शक्ल में कि उस अस्पताल की बेसमेंट के अंदर जो है वो बारूदी मवाद पड़ा हुआ है। अभी तक उस चीज को वेरीफाई नहीं किया जा सका। कोई भी मुल्क उस चीज को वेरीफाई नहीं कर सका कि क्या ये वीडियो जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो असल है भी कि नहीं। तो क्या एक शक की बुनियाद के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर आप अस्पतालों पे हमला नहीं कर सकते? तो क्या आप एक शक की बुनियाद पे इतना बड़ा जुल्म करना जायज समझते हैं? मैं तो इसको मैं जायज नहीं समझता। बाबा मैं कौन सा जायज समझता हूँ? मैं उनके ऊपर आप 10,000 लानते बाटम बेचते से 20 डाल दें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि मैं वेस्टर्न चैनल देखता हूँ, अब सारों पे ये दिखाई गई है, ऐसे ऐसी बात नहीं। देखें जब वो उनके, आपको मालूम है जब टैंक उनके घुसे हैं, पहले तो उनके बहुत ज्यादा टैंक जो है वो ऐसी बम्बिंग होती थी, पूरे का पूरा टैंक उड़ा दिया जाता था। वो यासीन मिसाइल क्या नाम उन्होंने रखा हुआ है, उसके तहत आपको, आपने शायद वीडियो में देखी भी होंगी कि पूरे आग का गोला बन के तो वो टैंक जो ना उड़ जाता रहा है। इन्होंने बहुत टैंक हमास वालों ने उड़ाए हैं उनके, शायद पहले दिन ही कोई 20-22 टैंक तो उड़ा दिए गए थे। फिर वो कोई 65 की भी आई थी फिगर, मुख्तलिफ चलती आ रही हैं। जो भी था, अब उनके अंदर जाते ही जब वो बम से मार रहे थे जमीनी तौर पे, सारी अमेरिका भी इवन कह रहा था कि ये रिस्क ना लो, वो जमीनी तौर पर तुम्हें अड़ा देंगे हमास वाले। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें भी उनका बहुत बड़ा ये स्टेप था कि उन्होंने इस सब तबाही अपनी करवा ली है, लेकिन वो घुसे हैं, और इतना घुसे हैं वो जाके हॉस्पिटल तक पहुंचे हैं। हॉस्पिटल में जाके उन्होंने, ये लोगों ने पता नहीं अजीब, हमारे यहाँ ये बताया जाता है पता नहीं उनका एजेंडा है कि मारो, बच्चों को मार दो। मतलब हमारे यहाँ चीजों को यार पेश ही और किया जाता है, मैं क्या करूं। अब एक बात है, वे हैं नीचे वो चीजें क्यों नहीं दिखाई जाती जो वेस्ट वाले दिखा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दिखाते कि नीचे बारूद। मुझे बताएं, हॉस्पिटल के हमला करना बहुत कमीनगी है, बल्कि किसी भी रेजिडेंट रैश पे भी हमला करना काबिल लानत है। ऐसे दुनिया को बिल्कुल उसके खिलाफ उठना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हॉस्पिटल के अंदर बारूद रखना ये इलीगल नहीं? क्या हॉस्पिटल के अंदर अपने रॉकेट उठा के वहां से चलाना और दूसरों की बाजियों पे हॉस्पिटल के शेल्टर में मारना, क्या ये जिनेवा कन्वेंशन क्या कहते हैं इस पे? इंटरनेशनल आलमी मुआहदे, आलमी जो इस पे हदायत है वो क्या है? इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं है? मतलब हमें एक का रोना रोते हैं कि हॉस्पिटल पे हमला नहीं होना चाहिए, घर पे भी हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर घर के अंदर
बारूद आप उठा रहे हैं आबादियों के अंदर से, सबको पता है रॉकेट जो चलते हैं आबादियों के अंदर से कहीं जंगल में तो नहीं चलाते या किसी बेसमेंट साइड पे होकर नहीं चलाते, वो एन आबादियों के अंदर सत्ता के मस्जिदों के अंदर से चलाए गए हैं। मैं मतलब ये कि मैं सिर्फ ये कहता हूं अपने सुनने वालों को भी और आपको भी कि आप काइंडली इंटरनेशनल मीडिया जो है ना पूरे को आप देखें, आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। क्या ये शक है कि हमास जो है दहशत गर्द नहीं है? क्या वो अमन सलामती वाले हैं? एक टेररिस्ट ग्रुप है। देखिए दहशतगर्द कोई भी हो, किसी कौम का हो, किसी फर्द का हो, हमें दहशतगर्दी की को कंडेम करना होगा। मुझे अफसोस है वो इस पे लोगों को तो ये शिकायत है ना कि वो अपनी फौज को नहीं भेजती कि इसराइल को तबाह कर दिया जाए। मुझे इस पे ये गिला है कि उनको चाहिए था कि वो पूरी बैन अवी बरादरी के साथ मिलकर, इंसानी बरादरी के साथ मिलकर कहते कि हम टेररिज्म को कबूल नहीं करेंगे। महमूद अब्बास की शान क्यों नहीं बयान की जाती? फलस्तीनी अथॉरिटी का सदर तो महमूद अब्बास है, वो तो उसको टेररिस्ट कहता है हमास को। तो बात यह है कि हम फलस्तीनियों के अंदर जो सूरत हाल है, जो रिफ्ट बनी हुई है, हमारे लोग वो भी नहीं जानते हैं। आप सवाल करें, मेरी बातें नहीं खत्म होंगी। इसमें अब कुछ मसाइल इस तरह के भी है ना, जिस तरह तुर्की का अर्दगान जो है उसने अभी एक आधा दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक ग्रुप है जो कि अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए काम कर रहा है। ये अभी चंद दिन पहले की बात है। ये उर्दगान की स्टेटमेंट आई है। इसी तरह कुछ लोग जो है वो हमास को मिलिटेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। कुछ ममालिक जो हैं वो इसको एक मुजाहिदों का ग्रुप समझते हैं जो कि अपनी सरजमीन के लिए काम कर रहा है। अब उसमें भी तो मिक्स ओपिनियन है। नहीं तो हमास खुद क्या कहती है? हमास खुद तो हमास का, वही। हाँ, हमास का एजेंडा यह है कि इसराइल का वजूद मिटा दिया जाए, कोई बंदा जिंदा ना रहे, मार डालें, खत्म कर दें। हमास को तो अपना पढ़ के देख लें, गूगल पे जाएं, हमास की तो सारी तफसील आपके सामने आ जाएगी। हमास का तो खमीर ही नफरत पे है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि हम अड़ा दें, और अड़ाते आ रहे हैं उनके, एक नहीं इसकी 101 मिसालें वाकयात हुए हैं। ये हवा में तो नहीं हो रहा, सारा जमीन पे हो रहा है। और ये बातें देखें 87 से लेके अब तक की पूरी हमास की हिस्ट्री पढ़ के देख लें, आपके सामने आ जाएगा। वो मुझे एक खातून मिली अभी हाल ही में, तुर्क नौजवान खातून थी, तो मुझे वो मेरे ख्याल सुन के बड़ी हैरत ज़दा हुई। कहती है मुझे पहला पाकिस्तानी मिला है जो अर्दगान के खिलाफ है। क्योंकि अर्दगान जो है वो एक शोबदाबाजी करता है, मजहब की बुनियाद पे वोटिंग लेता है। जो उनके तरक्की याफ्ता शहर है इस्तंबुल, अंकरा, वहां तो वो हार जाता है। पसमानदा इलाकों में वहां से जीता है, और इस मुश्किल से वो जीता है। उम्मीद नहीं कि आइंदा हो। लेकिन जो भी है, अर्दगान जो है वो सिर्फ शोशेबाजी छोड़ता है हमारे यहाँ, नारेबाजी के ये कर देंगे जी, वो बड़े हैं जी, वो जुबानी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सारा। अगर इतना जो है तो इतनी उनकी, आपको पता है तुर्की की कितनी तिजारत हो रही है? अरबों में है, 7 अरब 8 अरब। वो क्यों जारी रखी? उनके अभी भी चलो डिप्लोमेट वापस बुला लिया है, लेकिन क्या वो तस्लीम नहीं करता इसराइल को? तुर्की क्या, तुर्की जो है उसकी एम्बेसी वहां नहीं है क्या? सारे मुफाती ताल्लुकात नहीं है तुर्की के? ये सारे ऐसे ही हैं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और इसी यही हाल को ईरान का अगर बताऊं तो वो भी, चले आप सवाल करें बस। और फजान साहब, चले हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, ओआईसी के अंडर एक एक फौज भी इनकी बनी हुई है। और इतनी बड़ी फौज है जिसको जनरल रहील शरीफ, बिल्कुल नेटो की तरह ये यानी कंसिडर की जाती है, जिसको जनरल रहील शरीफ हेड कर रहा है, लेकिन इसका कोई किरदार इस सारे मामले में नहीं नजर आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये मुझे और भी कुछ लोगों ने पूछा इसी तरह का सवाल कि वो जी वो इस्लामी जो फोर्स बनी हुई है वो क्यों रोल अदा नहीं कर रही। लोगों को मालूम ही नहीं है वो इस्लामी फोर्स क्या है, उसकी फंडिंग कौन कर रहा है, उसके मकासद क्या हैं। सऊदी अरब एक मुतवाजन कंट्री है, अब उसके ऊपर हमले हो रहे थे, आपको मालूम है, यमन की तरफ से। वो हौसी बागियों का जिक्र तो आपने सुना होगा। हाँ जी। वो इन पे रॉकेट फेंकते थे, जो रियाज में भी कई लोग मरे थे, और जद्दा में भी, और मुख्तलिफ उनके जो सऊदी शहर हैं उनके ऊपर वहां से रॉकेट आते थे। इस सिलसिले में जंग का खतरा भी था। और ये भी मालूम कराऊं, बताऊं आपको, वो जो हौसी हैं जो यमन के, उनके पीछे कौन ताकत है? आपको मालूम है, सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि ईरान है। तो ईरान हम्म। जो है वो जंगजू जोशीले, आप समझें कि, यानी उनकी तो पॉलिसी है, अप्रोच ही है कि उन्होंने दहशत गर्दी को पूरी दुनिया में जहां जहां उनको मौका मिलता है हवा देते हैं। उनकी अब मक्के मदीने में तो उनकी नहीं चलती, लेकिन वो उन्होंने कहा कि चल इस तरह हम अब पॉपुलर हो जाएंगे कि बैतुल मकदस का नाम इस्तेमाल करके। तो उन्होंने उधर हिजबुल्लाह बनाई हुई है, वो भी एक मिलिटेंट ग्रुप है जो अड़ा देता है। उन्होंने कई मुसलमानों को भी बहुत अड़ाया है। और सीरिया में जो उन्होंने रोल अदा किया सुन्नी शिया का, आपको मालूम है सीरिया में बहुत बड़ा इशू रहा है शिया सुन्नी का। ये शिया सुन्नी की क्लैश बहुत ज्यादा अरबों में मौजूद है।
तो ये अभी भी देखिए सऊदी अरब के और ईरान की दोनों, वो सुन्नी को लीड करता है, ये शिया को, तो ये सारी बैकग्राउंड है। तो ये जो आपने पूछा कि वो जो फोर्स बनाई हुई है राहील शरीफ, जिस लंबी चौड़ी पैसा खा रहा है सदर उसका हेड बन के, तो ये असल में ये सऊदी अरब ने अपनी गल को इसलिए बनाई थी कि ईरान की तरफ से हमला हो, तो मैं, क्योंकि ईरानी ही यमन उनके साथ सरहदें मिलती हैं, उस पर हमलावर हो रहे थे, तो ये सारा ये एहतमाम किया गया था। उसका मकसद ये नहीं था जो लोग समझते हैं। बाकी है कि हकीकतें कुछ और हैं, हमारे यहाँ बयान और की जाती हैं। आप इस मामले को किस तरह खत्म होते हुए देख रहे हैं? पर ये फलस्तीन और इसराइल के मामला किस तरह, आपको ये क्या इसका खत्म होता जो है ना, अब मेरी बात सुने, शुरू में फलस्तीनियों की तरफ से मिलिटेंसी हुई, दहशत गर्दी हुई, खुद कुछ हमले जो है ना, इनका भरपूर इस्तेमाल जो है, असल में हमारे यहाँ तो अलकायदा ने बाद में किया था, ये वहां बहुत पहले शुरू चले जाएं तो पीएलओ खुद करवाती रही है। तो उनको जब मारे खाई मारा, खून खराबे बहुत हुए, देखा कि कुछ नहीं मिल रहा, फिर वो तंग आके वो अमन की तरफ आ गए कि हम चले ठीक है, हम खून खराबा नहीं करते, तो आप हमारे, तो अमेरिका ने फिर इनका मुआहदे करवाए। ओस्लो का मुआहदा आपने सुना होगा, जिसके तहत इनको काफी हकूक मिल रहे और इस तरफ चल रहे थे। अभी जब ये प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, चल रहा था, तो बीच में इन्होंने कहा कि हम इस्लामी लोग आ गए हैं, हम हमास वाले, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये तो गद्दार है जो यासर अरफात है और जो महमूद अब्बास है और पीएलओ या अल फतह है, ये तो फलस्तीनियों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम असल इस्लामी लोग हैं, ये तो बेदीन लोग थे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो कुछ हुआ है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो सीज फायर हो जाती है, ठीक है, खत्म होगी जंग, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ज़ाहिर है हमास अगर खत्म नहीं होती तो हमास कल को फिर वही कुछ करेगी, वो उसकी तो ठान ही है। कब उसने कहा कि हम तौबा करते हैं या हम खून खराबा नहीं करेंगे। लिहाजा जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अब इसराइल को अपनी बका के लिए वो कभी भी ये नहीं हो सकता कि वो हमास का खात्मा किए बगैर रुके। जब तक हमास है या उनके यरगमाली उनके पास हैं, वो अपने ये मुआहदा कोई इसका तभी होगा, जंग बंद होगी कि इसका कोई ना कोई हल निकले कि अब इस खित्ते ने आगे दहशत गर्दी करनी है या अमन और सुकून के साथ रहना है। ये जब तक नहीं होता, अब देखें उन्होंने अपने लोग मरवा लिए हैं, तबाही ले ली है, लेकिन वो आगे तक पहुंचे हैं। अब उनका अगला टारगेट ये है कि हमने वो जो सुरंगें बनी हुई हैं जिधर सारे इनके वो सारे आमदो रफ्त सारी हो रही है जिनके जरिए, और जो कुछ मैं तो चीज़ों को पढ़ता हूँ, मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हूँ, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि अमन के साथ चीज़ें करें, आपको खून खराबे से कुछ हासिल नहीं होगा, ना दुनिया की आपको हमदर्दी। देखें हमने खून खराबे कश्मीर में करवाए तो क्या हासिल हुआ? क्या कश्मीर मिल गया? हम इतनी अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने अवाम को भूख में डाल दिया है, गुर्बत को ले आए हैं, लेकिन हमने कश्मीर कश्मीर किए रखा है, 1 इंच नहीं ले सके पिछले 75 सालों में। यही हाल उधर भी होगा। अब हालात बदल गए हैं, अब जो कुछ इन्होंने कर डाला है वहां जाके, उसके मैं नहीं समझता कि ये जंग ऐसे खत्म होगी। अब इसमें हमास का खात्मा और ये नई शराज़ाबंदी होगी और इसके नए हल निकलेंगे। वो हल क्या हैं, ये एक लंबी बहस हो जाएगी। मैं आपके सवाल तक ही रहूं कि ये जंग अब खत्म तो होनी है जाहिर है, लेकिन ये हमास को ताकत रहे कि वो फिर हमले करे, ये इसका खात्मा अमेरिका भी चाहेगा और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी चाहेंगे।